दिस इज लेक्चर नंबर सेकेंड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहले हम इस सेक्शन में बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, उस फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है आपके पास वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है ये सीखिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट हैं उनके फिजिकल स्टेट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट मतलब अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। दूसरा वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही सरफेस एरिया, जिस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और फिर थर्मल स्टेबिलिटी, जिसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो कम रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। जो तीसरा फैक्टर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड जो फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और तीसरा है टेम्परेचर, फिर है कैटलिस्ट और फिर है सनलाइट। हमारे काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों पॉइंट पे, इन्हीं दोनों फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है। सो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, मोलैरिटी ही तो होता है, और मोलैरिटी को लिखते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मोल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन दिखा कि बोला कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, डन, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम उल्टा रिलेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाएगा, तो वॉल्यूम हाफ करने से रेट डबल हो जाएगा। तो यह है कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। वहीं पे अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए आपको पता है PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। वॉल्यूम को नीचे लेके आइए तो P विल बी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम R इंटू टी, और इसको लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू टी। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आइए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेट लॉ। रेट लॉ को समझने के लिए मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो यहां जो हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, ऐसे लिखते हैं। देखिए रेट लॉ में 99% टाइम्स जो बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी यूज हो सकता है। तो रेट लॉ जो है, ये जो रेट लॉ हमने लिखा है, ये रेट लॉ क्या बताता है कि जो इस केमिकल रिएक्शन का रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सो लॉ विच शोज वेरिएशन ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये जो रेट लॉ है इसको हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपको बोल के देगा कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये, क्योंकि रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। रेट लॉ में क्या आता है, रेट लॉ में रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट भी आएगा, कैटलिस्ट भी आएगा, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नहीं आएगा। और 99% टाइम्स हम सिर्फ रिएक्टेंट को ही लेके चर्चा करेंगे। तो रेट लॉ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। और k जो है, k को बुलाते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बुलाते हैं। तो इसके अलग अलग नाम आपको याद होना चाहिए। और ये क्या है, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है जो कि रिएक्टेंट है, और n क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। अब आइए हम सीखते हैं कि ऑर्डर कैसे हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, रेट लॉ से ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको मान लेते हैं आपको एक केमिकल रिएक्शन देगा और आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ का इक्वेशन है वो ये है। आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, बोल के देगा कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ है उसका वैल्यू आपके पास ये है।
अब आप देख सकते हैं कि जो ए है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है m, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है n। डन। तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है m, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है n, और ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करिएगा, m प्लस n कर दीजिएगा, ये आपके पास ओवरऑल ऑर्डर निकलेगा। जैसे आप एक और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं आपको बोला कि एक रिएक्शन है जिसमें एबीसी पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहा है, और आपको बोला कि इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आपके पास ये गिवन है। ये क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है कि इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आपके पास ये है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या करिए, ए बी सी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसका एडिशन जो होगा वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। सिमिलरली ये एक रिएक्शन है, इसका आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप क्या करिएगा, जो दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है उसको ऐड कर दीजिए, उसको ऐड करिएगा तो आपको ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास ये तीन है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आपको रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ क्वेश्चन में गिवन है ये है, और आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसका सम ओवरऑल ऑर्डर देता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इट इज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपियरिंग इन रेट लॉ। रेट लॉ में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में उसके ऊपर जो पावर है उन सब का सम ही आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब आप देख सकते हैं कि रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। और जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था तो हम स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक से कोई मतलब नहीं है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे तभी डिपेंड करेगा जब वो सिंपल रिएक्शन होगा, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो सिंपल रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन का आपके पास ऑर्डर होगा वो डिपेंड करेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, ये याद रखिएगा। अब देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है, ए गोज टू प्रोडक्ट, और इसका आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ गिवन है आर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, और यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1, यानी इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुलाते हैं। अब देखिए, ये जो रेट हम लिख रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, ये रेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, तो इस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को समझने के लिए हम रेट लिखते हैं। तो टू नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर ऑन रेट लॉ ऑर्डर शुड बी नोन। ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोला कि ये एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, इसमें बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम डबल करते हैं तो बताना है रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो जो लॉन्ग मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। क्या करिएगा, आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट लिखिएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था A1, इनिशियल रेट था R1, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया तो आपको R2 बताना है। तो आप क्या करिए, इनिशियल का रेट लॉ लिखिए, R1 इक्वल टू KA1, फाइनल लिखिए R2 इक्वल टू KA2, A2 के जगह पे 2A1 लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखिए फाइनली जो रेट आएगा वो डबल आ जाएगा। अब इसको करने का एक तरीका है, इसको करने का क्या तरीका है, आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में फॉर्मूला क्या है, चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। क्या मतलब है इसका, आपको निकालना है कि रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी चेंज इन रेट निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन क्या किए हैं, डबल किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या किए हैं, डबल किए हैं। और देखिए आप एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से देख सकते हैं कि यहां ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, 1। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या किए हैं, डबल, एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, तो चेंज इन रेट कितना आ गया, ट्वाइस आ गया, वही तो कैलकुलेट किए थे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बोला एक रिएक्शन है ए गोज टू प्रोडक्ट और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ गिवन है R इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। अब आप ये 2 देख करके डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2। अब आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला कि जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है इसको ट्रिपल करते हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करते हैं, तो आपको बताना है चेंज इन रेट। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि चेंज इन रेट जो है, चेंज इन रेट दैट इज इक्वल टू चेंज इन
कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो बताइए ऑर्डर कितना है 2 और चेंज कितना किए हैं ट्रिपल, तो 3 टू द पावर 2 यहां से आ जाएगा कि चेंज इन रेट आ जाएगा 9 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे और कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है, उसका रेट लॉ गिवन है, रेट लॉ से हमें पता कर लिए कि उसका ऑर्डर आ गया हाफ, और आपको बोला कि कॉन्सेंट्रेशन हम 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो चेंज इन रेट बताइए। तो चेंज इन रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर कितना है हाफ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4 टाइम्स, तो 4 टू द 4 का हाफ, तो चेंज इन रेट आ जाएगा ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली काम का है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि एक केमिकल रिएक्शन है ये, इसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल ये गिवन है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल ये गिवन है। तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है कितना 2। डन। तो अब देखिए आपको बोला कि हम बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान करके ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं, तो रेट बताइए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो देखिए बी के रेस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, पर बी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। अब आप देखिए ए में कितना चेंज किए हैं, डबल किए हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में कितना है 2, ऑर्डर कितना है ए के रेस्पेक्ट में 1, तो चेंज इन रेट कितना आ जाएगा ट्वाइस। मान लेते हैं आपको बोला अब ए को कांस्टेंट करके बी को ट्रिपल करते हैं, तो बी को ट्रिपल कर दिए यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिए 3, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, तो चेंज इन रेट आ जाएगा 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स। अब लेकिन आपको बोला कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम ट्रिपल कर देते हैं और बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, अब रेट बताइए। अब देखिए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, रेट निकालना है। ए के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज है 3, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसका ऑर्डर 3 टू द पावर 1, बी के कॉन्सेंट्रेशन में डबल किए तो डबल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और इसका ऑर्डर है 2। अब आप देखिए 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास चेंज इन रेट आ जाएगा 12 टाइम्स। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि वॉल्यूम हम डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं वॉल्यूम डबल कर देते हैं। आपको पता है मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर आप डबल करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा। डन। तो अब आप देखिए बोला ए और बी का वॉल्यूम डबल कर देते हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। डन। तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा तो ए के रेस्पेक्ट में जो रेट आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया टू द पावर ऑर्डर, तो ए के रेस्पेक्ट में ये आ गया रेट। बी के रेस्पेक्ट में बी को भी हाफ कर दिए हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाफ टू द पावर ऑर्डर, तो ये आ जाएगा 1/4। और ओवरऑल और चेंज इन रेट निकालेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 1/8 हो गया, यानी डिक्रीज बाय 8 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको चेंज इन रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दे करके ऑर्डर पूछ ले तब भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपके पास ये था, चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो बताइए चेंज इन रेट क्या कितने हैं 4 इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2, तो 2 टू द पावर ऑर्डर को n लिख देते हैं। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेस सेम होगा तो पावर भी यहाँ पे बेस सेम है, तो n का वैल्यू आ गया 2, यानी कि यहाँ जो ऑर्डर का वैल्यू आ गया वो आ गया 2। सिमिलरली आप इस सब क्वेश्चन को भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। अब आइए एक हम डिफरेंशिएशन एक डिफरेंस बना लेते हैं, रेट और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर है। देखिए रेट लॉ आप लिखते थे रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n लिखते थे, तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है वही हम चेक कर रहे हैं। तो जो देखिए रेट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट आपको ये बताता है कि एक रिएक्शन कितना फास्ट मूव कर रहा है कितना स्लो मूव कर रहा है। अच्छा रेट कांस्टेंट क्या बताता है, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए ये सुनिए, मान लीजिए आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम यूनिटी ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को यूनिटी लीजिएगा तो रेट के बराबर आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स यूनिटी, तो उसी को बुलाते हैं रेट कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करते हैं समझ में आया। अच्छा रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है,
टी टाइम पहले रिएक्शन का कुछ और रेट था, कुछ टाइम बाद रिएक्शन का कुछ और टाइम रेट हो जाएगा, यानी रेट जो है चेंजेस विथ टाइम एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन। डन। यहां एक याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बाकी सबके लिए करेगा। पर जो रेट कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। डन। अच्छा, रेट का फिक्स यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है इसका जो बेसिकली यूनिट होता है वो वेरिएबल होता है, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम अभी बात भी करेंगे उसके ऊपर। तो हम बात करने जा रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट वेरिएबल होता है उसका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट लिखते हैं मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। अब यहां पे आप ऑर्डर है, एन के जगह पे 0 डालिएगा, 1 डालिएगा, 2 डालिएगा। तो एन के जगह पे 0, 1, 2 डालने से आपको यूनिट ऑफ के मिलेगा, अलग अलग रेट कांस्टेंट का यूनिट मिलेगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन बात करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, जैसे आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन जो ईयर्स में कंप्लीट होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। एक होता है मॉडरेट रिएक्शन जिसमें एक लिमिटेड टाइम में ही रिएक्शन कंप्लीट होता है, और इसमें हम यही पढ़ेंगे। डन। जैसे N2+3H2 gives 2NH3, तो ये एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट होता है, इसको स्टडी करना आसान होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास रेट लॉ है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा, जिसमें कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा, उसके लिए जो रेट लॉ है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। डन। एंड ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वो सेम होता है। डन। एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट इज इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हम डिस्कस कर रहे थे। और अगर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ देखे, एनर्जी कोऑर्डिनेट और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। तो यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, रिएक्शन से फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है ये, और आपको क्वेश्चन में बोला कि ये एक सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप इसका रेट लॉ लिख के दिखाइए। तो आप रेट लॉ डायरेक्टली आप इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इन्फ्लुएंस होगा, तो ए के रेस्पेक्ट में रेट हो जाएगा इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और बी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2, और यही मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग वही बराबर हो जाएगा। डन। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसका अपना रिएक्शन मैकेनिज्म भी होता है, और इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देखने को मिलता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ग्राफ बनता है, ये देखिए, रिएक्टेंट गया, पहला ट्रांजिशन स्टेट, बीच में बना रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बन गया। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, सिंपल रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलता है। फिर हम एक टर्म बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, मतलब एक सिंपल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, उसको बुलाते हैं मॉलिक्यूलरिटी। एक थ्योरेटिकल टर्म है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी 1, बाइमॉलिक्यूलर 2, ट्राइमॉलिक्यूलर 3, और रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलर ग्रेटर देन 3 है और वो रिएक्शन इम्पॉसिबल होगा, वेरी रेयर रिएक्शन होगा।